हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 9 दिसंबर 2018 को, और इसका हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके बाकी के जितने भी पेपर मैंने कराए हैं उससे पहले, इन 2 पार्टों से भी पहले जितने भी पेपर मैंने सी टेट के कराए हैं उन सभी को भी देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है, और एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। 6th 7th और 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो प्लेलिस्ट है उनको आप जाकर देख सकते हैं। पहले किसी भी चैप्टर की मैंने थ्योरी कराई है, फिर उसी चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपके सी टेट के प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना जो मैंने एनसीईआरटी से कराया है, उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता बोल रहा है, कर रहा है, यानी कि उसके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार कर रहा है, कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक जगह पर जाने से रोक रहा है, या सार्वजनिक जगह पर पानी पीने से रोक रहा है, ठीक है, या फिर किसी ग्राउंड में कुछ बच्चों को खेलने के लिए मनाही है, कुछ समुदाय के बच्चों को खेलने के लिए मनाही है। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं वो आती हैं अस्पृश्यता के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि छुआछूत के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए कौन सा मौलिक अधिकार है। पहला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो ये आपका है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4th, समानता का अधिकार। और ये आता है आपके आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल जरूर याद रखना, ये कई बार आर्टिकल पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है लेकिन ज्यादातर पूछा जाता है आर्टिकल। तो इसमें आ जाएगा आर्टिकल 17, और ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपके आर्टिकल 12 से, ठीक है, 35 तक के सारे दे रखे हैं। तो आप सबको देखना 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में, और सबको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। देखो दूसरा क्वेश्चन भी इसी बुक में से आया है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है वो हमें देखना है। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है धर्म की आजादी का अधिकार। देखो धर्म की आजादी का अधिकार है ये 25 से 28 तक। ठीक है, 25 से 28 है आपका धर्म की आजादी, है ना। संपत्ति का अधिकार ये था 31 में, और चौथा है आपका शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, संपत्ति का अधिकार। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल संविधान में था, लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ था, संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों में से हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर कौन से आर्टिकल में रख दिया गया है वर्तमान में, वो रख दिया गया है संशोधन 44वें संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। पहले कौन से में था? 31 में था। ठीक है, पहले मौलिक अधिकार था कि जिस व्यक्ति की संपत्ति है उस संपत्ति का अधिकारी वह व्यक्ति है, और उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं किया जा सकता उसकी भूमि पर। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है कि सरकार जिस भूमि को चाहे उस भूमि को देश के हित के काम के लिए ले सकती है। जैसे जमीन एक्वायर करके कहीं फैक्ट्री बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, तो पहले ये मौलिक अधिकार था, पहले नहीं एक्वायर कर सकते थे, लेकिन अब एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा खासा मुआवजा दे देते हैं कि वो जो लोग हैं अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें उस जमीन को देने के बाद। और जमीन एक्वायर करके या मुआवजा वगैरह देके सरकार देश की भलाई के लिए कुछ भी काम कर सकती है। जैसे कहीं मंदिर बनाना है, कहीं मस्जिद बनानी है, या फिर कहीं फैक्ट्री खोलनी है। मेन जो होता है वो फैक्ट्री खोलने के लिए ही होता है। ठीक है, कहीं फैक्ट्री कोई उद्योग लगाना है, ठीक है, मेट्रो लाइन बिछानी है, या आपकी रोड बिछानी है, या आपकी रेलवे लाइन बिछानी है, तो उसके लिए
पहले संपत्ति लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि भाई रोड बनेगी या रेलवे लाइन बिछेगी तो उसके लिए जगह की जरूरत होगी। अब लोग कहेंगे कि संपत्ति तो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी मर्जी नहीं है, हम नहीं दे रहे अपनी जमीन या खेत। तो उससे क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधा पहुंच रही थी। इसलिए इसको 31 से हटाकर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और कहाँ रख दिया गया है, 300A में रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। पहला है लिंग, लिंग यानी लड़की लड़का में भेदभाव जो होता है वो। दूसरा है जाति, जाति की वजह से आप भेदभाव कर रहे हैं कि ये इस जाति का है तो इस जाति का है, उस जाति का है, जाति के हिसाब से। और तीसरा है वंश। चौथा है शारीरिक विकलांगता। कई लोग होते हैं ना कि विकलांग जो लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, जबकि देखो विकलांगता कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ठीक है, विकलांगता क्या है, वो समाज के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति विकलांग है उसके साथ समान व्यवहार किया जाए, उसके साथ चीजों को वैसे ही किया जाए जैसे आप दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो विकलांगता क्या है, समाज की जिम्मेदारी है। ये आपके एनसीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, जो एनसीएफ होता है 2009 वाले एनसीएफ में लिखा है कि विकलांगता समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 56 का, आप पहचान ही गए होंगे इसका सही आंसर, वो हो जाएगा दूसरा, जाति के आधार पर। और हमारे यहाँ जो स्पर्शता था पहले, अभी तो ना के बराबर है। किसी किसी स्टेट में देखने को मिलता हो, मैं नहीं कह सकती, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जाति के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं करता है यहाँ पर। यूपी में भी मैं काफी दिन रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले मेरा जो घर था वो यूपी में ही था, तो वहां पर अभी मैंने इतना ज्यादा भेदभाव नहीं देखा। ठीक है, जिस एरिया में मैं रहती थी उस एरिया में मैंने नहीं देखा। तो हो सकता है कुछ जगहों पर अभी भी अस्पृश्यता जैसी प्रथा हो या छुआछूत लोगों के साथ हो रहा है जाति के आधार पर। ठीक है, बाकी ये संविधान में ये प्रावधान है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं और उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, राज्यपाल। देखिए, जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सेम काम राज्य में राज्यपाल करता है। केंद्र में राष्ट्रपति जितनी भी केंद्र की भर्तियां होती हैं, नियुक्तियां होती हैं, भर्तियां नहीं सॉरी नियुक्तियां होती हैं, उन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे आपके उप प्रधानमंत्री हो, और मतलब जितने भी पद होते हैं, ठीक है, चाहे सेना के अध्यक्ष हो उनकी नियुक्ति हो, जो भी नियुक्तियां होती हैं वो सभी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखें तो राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और क्यों करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है? ताकि वह राज्य और केंद्र के बीच मध्यस्थता करता है। कौन करता है? राज्यपाल। यानी कि राज्य की जो भी नीतियां हैं उन्हें जो केंद्र की या देश की जो भी नीतियां हैं जो राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई हैं, राष्ट्रपति पर जिनके सिग्नेचर है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई हैं, संसद में पास होती हैं, बाद में राष्ट्रपति के जब तक सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं, जब तक कोई भी कानून पास नहीं होता है। तो जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो वो कानून पास होता है। तो जो राष्ट्रपति ने या संसद ने जो बनाई है उन सभी को ठीक से प्रॉपर लागू हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसकी देखरेख कौन करता है? इसकी देखरेख करता है राज्यपाल। ठीक है, उसी तरह से आपके प्रधानमंत्री हुए या फिर उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, मुख्य वाले की भर्ती तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, मुख्य जो न्यायाधीश होता है हाईकोर्ट का या उच्च न्यायालय का, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बाकी जितने भी न्यायाधीश होते हैं सबकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, बाकी जितने भी पद होते हैं सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य में राज्यपाल करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? देखो, इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि नीचे इससे रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं गलती से मुंह से निकल गया। पहला है मुख्यमंत्री। अब मैंने आपको आंसर बता दिया, तो आप मेरे बोलने से पहले प्लीज टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग
कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ध्यान से सुना था, ठीक है, मैं जो बोल रही थी। दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, ताकि वो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर सके, ठीक है। यानी कि केंद्र की जितनी भी चीजें उनको लागू कराने का काम कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, यानी कि प्रधानमंत्री को कौन चुनता है। अब देखो, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो उसे प्रत्यक्ष जनता नहीं चुनती है, जनता उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। जनता कैसे चुनती है उसको, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता खुद वोट नहीं डालती है प्रधानमंत्री को, जनता पहले किसी नेता को वोट डालती है, फिर वो नेता कौन होता है, एमपी। अभी मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट पार्ट में बताया था शायद, कि जो चुनाव है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता एमपी को चुनती है और जो एमपी होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, प्रधानमंत्री का चुनाव अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, पहले नहीं बताऊंगी मैं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा है संसद और विधायक, चौथा है मंत्रियों की परिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, संसद। देखिए, जब अब कुछ ही दिनों में एमपीएस के चुनाव होने वाले हैं, आप सभी वोट डालने जाएंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमें कमल पर वोट लगानी है, वोट डालनी है, या हमें हाथ के पंजे पर वोट डालनी है। तो आप पार्टी के हिसाब से वोट डाल रहे हो, ठीक है, कि आपको राहुल गांधी को जिताना है या आपको नरेंद्र मोदी जी को जिताना है, ठीक है। जबकि आपके क्षेत्र के कोई ना कोई एमपी होंगे, ठीक है, आप उनको वोट डाल रहे हैं, बाद में वो एमपी किसको चुनेंगे, प्रधानमंत्री को चुनेंगे। प्रधानमंत्री कौन होता है, संसद में बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है, संसद में बहुमत दल का नेता होता है। अब बहुमत दल का नेता का मतलब है जिसके जितने ज्यादा एमपी होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब अगर एमपी कांग्रेस पार्टी के ज्यादा जीत के आते हैं, राहुल गांधी जी की ज्यादा जीत के आते हैं, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी के एमपी ज्यादा जीत के आएंगे तो नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। अब डिपेंड करता है कि जनता किस पार्टी के एमपीओ को ज्यादा वोट देगी, ठीक है। तो जैसे कि 2019 में जो चुनाव हुए थे, है ना, उसमें किसकी पार्टी के ज्यादा एमपी आए थे, उसमें आए थे बीजेपी की पार्टी के ज्यादा एमपी, ठीक है। और देखो, मैं ये भी बता देती हूँ ये कौन सी एनसीईआरटी से आया है। ये आपका आया है क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है संसद, ठीक है। और वहीं ये जो आपका राज्यपाल वाला आया है, ये आया है क्लास 7 की एनसीईआरटी, और चैप्टर नंबर 3 राज्य कुछ करके ही चैप्टर का नाम है। और मुख्यमंत्री वाला भी जो आया है वो भी इसी चैप्टर से आया है, क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 3 से। और ये मैंने आपको बता ही दिया होगा, ये आया है 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में ही जितने भी आपके आर्टिकल है, मैंने ऊपर भी आपको बताया, वो सभी इसमें दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। पहला है गृह मंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, राष्ट्रपति। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये आता है कि भारत का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ। और मैं करेक्ट सुबह के 9 बजे, ठीक है, 9 AM पर वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। शाम को 6 बजे एक शॉर्ट अपलोड करती हूँ, शाम के 6 बजे, सुबह के 9 बजे। और कई बार अगर मेरे पास वीडियो होती है शॉर्ट वीडियो तो मैं रात के 9 बजे भी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो 3 वीडियो मिल जाती हैं, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। तो प्लीज आप सभी वीडियोस को देखिए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो शॉर्ट वीडियो होती हैं वो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड होती हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियो होती हैं, वो भी आपके लिए जरूरी है।
ताकि आपको पता चले कि आपको समाज के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, आपको घर परिवार को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई नौकरी पैसे के साथ साथ परिवार और समाज भी बहुत जरूरी होता है। तो आप वहां से मेरी मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।